नमस्कार दोस्तों। इस ऑडियो बुक यात्रा की शुरुआत हम एक विशेष दृष्टिकोण के साथ करते हैं, जहां हमने इस पूरी प्रस्तुति में शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शन के इतिहास के लगभग सभी महत्वपूर्ण विचारकों और उनके मुख्य विचारों को एक साथ जोड़कर आपके सामने रखा है, ताकि आप एक ही यात्रा में सोक्रेटिस से लेकर आधुनिक समय तक की दार्शनिक सोच को समझ सकें और ये जान सकें कि हजारों वर्षों से मनुष्य सत्य, ज्ञान, नैतिकता और जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कैसे करता आया है। इस पूरी श्रृंखला में हमने प्राचीन यूनान के शुरुआती विचारकों से लेकर सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के नैतिक और तर्क आधारित विचारों को समझा। फिर मध्यकालीन दर्शन में विश्वास और तर्क के संबंध को देखा और उसके बाद आधुनिक युग में डेकार्ट, लॉक, ह्यूम और कांट जैसे विचारकों के माध्यम से ज्ञान, अनुभव और नैतिकता के नए दृष्टिकोणों को समझा। और फिर आगे बढ़ते हुए नीत्शे, मार्क्स, सार्त्र और सिमोन दे बोवार जैसे विचारकों के माध्यम से स्वतंत्रता, समाज और पहचान के प्रश्नों को जाना। इसके साथ साथ हमने भाषा और अर्थ के प्रश्नों पर विटगेन्स्टाइन के विचारों को समझा, न्याय और समानता पर रॉल्स के सिद्धांतों को देखा और आधुनिक नैतिकता के संदर्भ में पीटर सिंगर जैसे विचारकों की चर्चा की, ताकि हम ये समझ सकें कि दर्शन केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि आज के समय के जटिल प्रश्नों का भी उत्तर देने की क्षमता रखता है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी का उद्देश्य यही है कि आपको दर्शन के इतिहास की एक स्पष्ट, सरल और गहरी समझ दी जा सके, ताकि आप ये देख सकें कि अलग-अलग समय में अलग-अलग विचारकों ने कैसे हमारे जीवन के मूल प्रश्नों पर विचार किया और हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन दिया। ये यात्रा केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए है, ताकि आप अपने जीवन के बारे में, अपने निर्णयों के बारे में और अपने उद्देश्य के बारे में अधिक जागरूकता के साथ सोच सकें और अपने जीवन को अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकें। अब आइए इस ज्ञान यात्रा को एक बार फिर से एक प्रवाह में सुनते हैं, जहां हर विचार, हर सिद्धांत और हर दर्शन एक दूसरे से जुड़कर हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो ज्ञान, संतुलन और करुणा से भरा हो। और यही इस पूरी ऑडियो बुक यात्रा का उद्देश्य है कि हम केवल सुने नहीं, बल्कि समझें और समझकर अपने जीवन में बदलाव लाएं और एक बेहतर इंसान बने। माय गैलेक्सी टूर के साथ इस ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। अब हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करते हैं जो दर्शन शास्त्र के पूरे इतिहास को सरल और रोचक ढंग से हमारे सामने रखती है। इस किताब का नाम है अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी और इसे लिखा है नाइजल वॉरबर्टन ने। ये किताब हमें हजारों वर्षों की दार्शनिक सोच को एक कहानी की तरह समझाती है, ताकि हम जान सकें कि इंसान ने सत्य, ज्ञान, न्याय और जीवन के अर्थ को समझने के लिए कैसे-कैसे प्रश्न उठाए और उनके उत्तर खोजने की कोशिश की। इस यात्रा की शुरुआत प्राचीन यूनान से होती है, जहां कुछ पहले विचारकों ने यह सोचना शुरू किया कि दुनिया कैसे बनी और चीजें क्यों होती हैं। उनसे पहले लोग प्राकृतिक घटनाओं को देवताओं से जोड़ते थे, लेकिन इन विचारकों ने पहली बार तर्क और अवलोकन के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश की। यही वो क्षण था जब दर्शन और विज्ञान की शुरुआत हुई, क्योंकि लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया और उत्तरों को तर्क से जांचना शुरू किया। इन शुरुआती विचारकों के बाद हम सोक्रेटिस की ओर बढ़ते हैं, जो कहते थे कि सच्चा ज्ञान अपने अज्ञान को पहचानने से शुरू होता है। वो लोगों से सवाल पूछते थे और उन्हें ये दिखाते थे कि वे वास्तव में कितना कम जानते हैं। उनका मानना था कि एक अच्छा जीवन वही है जिसमें हम लगातार अपने विचारों और अपने कार्यों की जांच करते रहें। सोक्रेटिस ने हमें ये सिखाया कि प्रश्न पूछना ही ज्ञान का पहला कदम है और बिना प्रश्न के कोई भी सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्लेटो आते हैं, जो सोक्रेटिस के शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाया। प्लेटो का मानना था कि इस दुनिया की चीजें केवल एक छाया हैं और वास्तविकता एक उच्च स्तर पर है, जिसे हम अपने तर्क और चिंतन से समझ सकते हैं। उन्होंने आदर्श रूपों का सिद्धांत दिया, जिसमें वो कहते हैं कि हर वस्तु का एक पूर्ण और आदर्श रूप होता है और हमारी दुनिया उसकी केवल एक अपूर्ण प्रति है। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरी है। फिर हम एरिस्टोटल की ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने प्लेटो के विचारों को एक अलग दिशा दी। एरिस्टोटल ने कहा कि हमें इस दुनिया को उसी रूप में समझना चाहिए जैसा वो है, और इसके लिए हमें अवलोकन और अनुभव का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने नैतिकता, राजनीति और विज्ञान सभी क्षेत्रों में गहरे विचार दिए
और ये बताया कि एक अच्छा जीवन वो है जिसमें हम संतुलन और नैतिकता के साथ जीते हैं। इसके बाद ये यात्रा हमें प्राचीन यूनान से निकलकर रोमन और मध्यकालीन दर्शन की ओर ले जाती है, जहां धर्म और दर्शन का मेल होता है। यहाँ विचारकों ने ये समझने की कोशिश की कि विश्वास और तर्क का क्या संबंध है और क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि क्या ईश्वर का अस्तित्व तर्क से सिद्ध किया जा सकता है और मनुष्य का जीवन ईश्वर की इच्छा से कैसे जुड़ा हुआ है। मध्यकाल के बाद पुनर्जागरण और आधुनिक युग आता है, जहां डेकार्ट जैसे विचारक ये कहते हैं कि हमें हर चीज पर संदेह करना चाहिए और केवल उसी को स्वीकार करना चाहिए जो पूरी तरह निश्चित हो। इसी से आधुनिक दर्शन की शुरुआत होती है, जहां व्यक्ति की सोच और तर्क को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसके बाद लॉक और ह्यूम जैसे विचारक अनुभव को ज्ञान का आधार मानते हैं और कहते हैं कि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों से आता है। ये किताब हमें ये भी दिखाती है कि दर्शन केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम आज भी वही प्रश्न पूछते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दर्शन हमें इन प्रश्नों पर सोचने का एक तरीका देता है और हमें अपने जीवन को अधिक समझदारी और जागरूकता के साथ जीने में मदद करता है। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये पहला चरण हमें ये सिखाता है कि दर्शन कोई जटिल और दूर की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम प्रश्न पूछते हैं, अपने विचारों को जांचते हैं और सत्य की खोज करते हैं, तब हम उसी परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं जिसे इन महान विचारकों ने शुरू किया था, और यही हमें एक अधिक जागरूक और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। अब ये यात्रा हमें आधुनिक दर्शन के आरंभ की ओर ले जाती है, जहां संदेह और निश्चितता का प्रश्न केंद्र में आता है, और हम देखते हैं कि रेने डेकार्ट कैसे हर चीज पर संदेह करने से एक ऐसी ठोस नींव खोजते हैं जिस पर ज्ञान खड़ा हो सके। डेकार्ट कहते हैं कि यदि हम हर उस चीज पर संदेह करें जो थोड़ी भी संदिग्ध है, तो अंत में एक सत्य ऐसा बचता है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, और वो है कि मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। इस विचार से ये स्पष्ट होता है कि सोचने वाला स्वयं का अस्तित्व निश्चित है, और यहीं से ज्ञान की नई शुरुआत होती है। इसके बाद हम जॉन लॉक की ओर बढ़ते हैं, जो कहते हैं कि मनुष्य का मन जन्म के समय एक खाली पट्टी की तरह होता है और हमारा सारा ज्ञान अनुभव से आता है। लॉक बताते हैं कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझते हैं और धीरे धीरे अनुभवों के आधार पर अपने विचार बनाते हैं। इससे ये धारणा बदलती है कि कुछ ज्ञान जन्मजात होता है और इसके स्थान पर अनुभव को ज्ञान का आधार माना जाता है। फिर हम जॉर्ज बर्कली के विचारों को देखते हैं, जो कहते हैं कि वस्तुएं केवल तब तक अस्तित्व में हैं जब तक उन्हें कोई अनुभव कर रहा है। उनका कहना है कि दुनिया का अस्तित्व हमारे अनुभव से जुड़ा हुआ है और हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी अनुभूति के माध्यम से ही जानते हैं। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता और हमारी अनुभूति के बीच संबंध कितना गहरा है। इसके बाद डेविड ह्यूम आते हैं, जो अनुभववाद को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम कारण और परिणाम के संबंध को भी पूरी तरह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, बल्कि हम केवल आदत के आधार पर ये मानते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होगी। ह्यूम हमें ये दिखाते हैं कि हमारी कई धारणाएं आदत और अनुभव पर आधारित हैं और उनमें पूर्ण निश्चितता नहीं होती। ये यात्रा अब हमें ज्ञान के प्रश्न से नैतिकता के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि इमैनुअल कांट कैसे तर्क और नैतिकता को एक साथ जोड़ते हैं। कांट कहते हैं कि हमें ऐसे नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन्हें हम सार्वभौमिक रूप से सही मान सकें। उनका विचार है कि नैतिकता हमारे भीतर की तर्क शक्ति से आती है और हमें दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। इसके बाद हम जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की ओर बढ़ते हैं, जो उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि सही कार्य वो है जो सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक सुख लाए। ये दृष्टिकोण नैतिकता को परिणामों के आधार पर समझता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ता है। अब हम फ्रीडरिक नीत्से के विचारों की ओर बढ़ते हैं, जो परंपरागत नैतिक मूल्यों को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हमें अपने जीवन के अर्थ को स्वयं बनाना चाहिए। नीत्से का मानना है कि हमें अपने भीतर की शक्ति और रचनात्मकता को पहचानना चाहिए और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। ये विचार हमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्माण की ओर ले जाता है।
इसके साथ साथ हम कार्ल मार्क्स के विचारों को भी देखते हैं, जो समाज और अर्थव्यवस्था के ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि हमारी सोच और हमारे अवसर समाज की आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। मार्क्स हमें ये समझाते हैं कि समाज में असमानता कैसे उत्पन्न होती है और उसे कैसे बदला जा सकता है। ये पूरी यात्रा हमें ये दिखाती है कि दर्शन केवल अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ज्ञान हो, नैतिकता हो, राजनीति हो या समाज। जब हम इन विचारों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक जागरूक और समझदारी के साथ जी सकते हैं, और यही इस किताब का उद्देश्य है कि हमें सोचने के लिए प्रेरित करना और हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से विचार करने के लिए तैयार करना। अब ये यात्रा हमें 19वीं और 20वीं सदी के उन विचारों की ओर ले जाती है जहां दर्शन मनुष्य के अनुभव, भाषा और अर्थ की गहराइयों में उतरता है। और हम देखते हैं कि सोरेन क्ierkegaard कैसे ये कहते हैं कि सत्य केवल तर्क से नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक चुनाव से जुड़ा है। क्ierkegaard के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन के अर्थ को स्वयं चुनना होता है, और ये चुनाव अक्सर चिंता और अनिश्चितता के साथ आता है, लेकिन यही चिंता हमें अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक बनाती है और हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद हम फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों को और गहराई से देखते हैं, जो कहते हैं कि पारंपरिक नैतिकता कई बार जीवन को सीमित करती है और हमें अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को पहचानकर अपने मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। नीत्शे का विचार है कि मनुष्य को अपने भय और सीमाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को एक कला की तरह जीना चाहिए और अपने भीतर की क्षमता को पूरी तरह विकसित करना चाहिए। अब ये यात्रा हमें अस्तित्ववाद की ओर ले जाती है, जहां जॉन पॉल सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने कार्यों के माध्यम से अपना सार बनाता है। सार्त्र के अनुसार हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारी ये स्वतंत्रता ही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं वही हमें परिभाषित करता है। ये विचार हमें ये समझाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमें अपने चुनावों के परिणामों को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हम सिमोन द बोववार के विचारों को देखते हैं, जो स्वतंत्रता और समानता के प्रश्न को उठाती हैं और ये बताती हैं कि समाज में कई बार कुछ लोगों की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है और हमें ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जीने का अवसर मिले। उनका दर्शन हमें ये सिखाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये यात्रा भाषा और अर्थ के प्रश्न की ओर मुड़ती है, जहां लुडविग विटगेनस्टाइन ये बताते हैं कि हमारे विचार और हमारी दुनिया की समझ हमारी भाषा से गहराई से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वही हमारे अनुभवों को आकार देते हैं, और यदि हम अपनी भाषा को समझते हैं तो हम अपने विचारों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये विचार हमें ये दिखाता है कि दर्शन केवल विचारों का अध्ययन नहीं बल्कि भाषा और अर्थ की जांच भी है। इसके बाद हम जॉन रॉल्स के विचारों की ओर बढ़ते हैं, जो न्याय और समानता के सिद्धांत को एक नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। रॉल्स कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज वो है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और जहां नियम इस तरह बनाए जाएं कि वे सबसे कमजोर लोगों के हित में भी काम करें। उनका विचार हमें यह सिखाता है कि न्याय केवल कानून का पालन नहीं बल्कि निष्पक्षता और समानता का निर्माण भी है। अब हम पीटर सिंगर के विचारों को देखते हैं, जो नैतिकता को वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें केवल अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों और यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी नैतिक जिम्मेदारी रखनी चाहिए। उनका विचार हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे निर्णयों का प्रभाव कितने व्यापक स्तर पर पड़ता है। ये पूरी यात्रा हमें ये दिखाती है कि दर्शन निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है और हर युग में नए प्रश्न और नए उत्तर सामने आते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा समान रहती है और वो है सत्य की खोज और एक अच्छे जीवन की तलाश। जब हम इन विचारों को समझते हैं तो हम अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगते हैं और अपने निर्णयों को अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ लेने लगते हैं। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये चरण हमें ये सिखाता है कि दर्शन केवल अतीत का अध्ययन नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को समझने का एक साधन है। जब हम इन महान विचारकों के विचारों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं, और यही इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। अब ये यात्रा हमें उन दार्शनिक प्रश्नों की ओर ले जाती है जो हमारे दैनिक जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं और जिनका संबंध ज्ञान, सत्य और विश्वास से है। और हम देखते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल कैसे ये समझाते हैं कि हमें अपनी मान्यताओं को तर्क और प्रमाण के आधार पर जांचना चाहिए।
रसल कहते हैं कि यदि हम बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेते हैं तो हम आसानी से भ्रम और गलतियों में पड़ सकते हैं। इसलिए एक जागरूक व्यक्ति वही है जो अपने विश्वासों को परखता है और केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसके बाद हम ए.जे. एयर के विचारों को देखते हैं, जो कहते हैं कि किसी भी कथन का अर्थ तभी होता है जब उसे अनुभव या तर्क के माध्यम से सत्यापित किया जा सके। उनका विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं वे वास्तव में किस आधार पर खड़ी हैं और क्या हम उन्हें किसी प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं या नहीं। अब ये यात्रा हमें कार्ल पॉपर की ओर ले जाती है, जो विज्ञान और ज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को पूरी तरह सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे केवल गलत साबित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति खुले रहना चाहिए और यदि नए प्रमाण मिलते हैं तो हमें अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद हम टॉमस कून के विचारों को देखते हैं, जो कहते हैं कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जिसमें समय समय पर नए दृष्टिकोण पुराने दृष्टिकोण को बदल देते हैं। कून बताते हैं कि जब किसी क्षेत्र में नई सोच आती है तो वो पुराने ढांचे को चुनौती देती है और एक नया ढांचा स्थापित करती है, और इसी प्रक्रिया को वो वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। अब ये यात्रा हमें मन और शरीर के संबंध की ओर ले जाती है, जहां गिलबर्ट रायल ये बताते हैं कि हमें मन को शरीर से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे हमारे व्यवहार और हमारी गतिविधियों के माध्यम से समझना चाहिए। उनका विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें अलग अलग करके समझना हमेशा सही नहीं होता। इसके बाद हम एलन ट्यूरिंग के विचारों की ओर बढ़ते हैं, जो ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या मशीनें सोच सकती हैं और यदि हाँ, तो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। ट्यूरिंग का विचार हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि बुद्धिमत्ता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है और ये तकनीक के साथ किस प्रकार विकसित हो सकती है। अब ये यात्रा हमें नैतिकता के आधुनिक प्रश्नों की ओर ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि आज के समय में हमें किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे तकनीक, पर्यावरण और वैश्विक न्याय। यहाँ दर्शन हमें ये समझने में मदद करता है कि इन जटिल समस्याओं के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए और हम किस प्रकार के निर्णय लें जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छे हों। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये चरण हमें ये सिखाता है कि दर्शन केवल पुराने विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के प्रश्नों से जुड़ी हुई है। जब हम इन विचारों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम एक अधिक जागरूक, जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति बनते हैं, और यही दर्शन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब ये यात्रा हमें उन प्रश्नों की ओर ले जाती है जो पहचान, स्वतंत्रता और अर्थ के बारे में है, और हम देखते हैं कि जॉन लॉक के विचारों से व्यक्तिगत पहचान का प्रश्न कैसे उठता है, जहां वो कहते हैं कि हमारी पहचान हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों और चेतना की निरंतरता से जुड़ी होती है, और यदि हमारी स्मृतियां बदल जाएं तो क्या हम वही व्यक्ति रहेंगे। ये प्रश्न हमें अपने अस्तित्व की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि डेविड ह्यूम इस विचार को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हमारे भीतर कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि केवल अनुभवों और धारणाओं का एक प्रवाह है जो लगातार बदलता रहता है, और इसी से हमारी पहचान बनती है। इसके बाद हम स्वतंत्रता और नियतिवाद के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्या हमारे निर्णय वास्तव में हमारे अपने होते हैं या वे कारण और परिणाम की एक श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। और बारूक स्पिनोजा ये कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है और हमारी स्वतंत्रता इन नियमों को समझने में है। जबकि दूसरी ओर कई विचारक ये कहते हैं कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है और वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है और इस प्रकार अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। अब ये यात्रा हमें नैतिक जिम्मेदारी के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारे कार्य हमारे नियंत्रण में हैं तो हम उनके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन यदि सब कुछ पहले से तय है तो जिम्मेदारी का क्या अर्थ रह जाता है। और यही प्रश्न हमें अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए। इसके बाद हम न्याय और समानता के विचारों की ओर लौटते हैं, जहां जॉन रॉल्स ये प्रस्ताव रखते हैं कि हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करनी चाहिए जहां हम ये नहीं जानते कि हम उसमें किस स्थान पर होंगे, और उसी आधार पर हम ऐसे नियम बनाएंगे जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हों और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सबसे कमजोर स्थिति में हैं। ये विचार हमें निष्पक्षता और समानता के महत्व को समझाता है और हमें एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
अब ये यात्रा हमें भाषा और संचार के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां लुडविग विटगेनस्टाइन ये बताते हैं कि हमारे विचार हमारी भाषा के ढांचे में ही आकार लेते हैं, और यदि हम अपनी भाषा को समझते हैं तो हम अपने विचारों को भी अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कई दार्शनिक समस्याएं केवल भाषा की गलतफहमी से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हम कला और सौंदर्य के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुंदरता क्या है और हम किसी कलाकृति को सुंदर क्यों मानते हैं। और ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी भावनाएं और हमारी संवेदनाएं हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं और कला हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध बनाती है। अब ये यात्रा हमें धर्म और विश्वास के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि लोग ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं, और कुछ लोग विश्वास को तर्क से परे मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे तर्क के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि विश्वास और तर्क का हमारे जीवन में क्या स्थान है। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये चरण हमें ये सिखाता है कि दर्शन हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वो हमारी पहचान हो, हमारी स्वतंत्रता हो, हमारा समाज हो या हमारी भाषा और कला हो। और जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक गहराई और जागरूकता के साथ जी सकते हैं। और यही इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को समझें और उसे बेहतर बनाएं। अब ये यात्रा हमें उन प्रश्नों की ओर ले जाती है जो अर्थ, भाषा और ज्ञान की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, और हम देखते हैं कि लुडविग विटगेनस्टाइन कैसे ये बताते हैं कि कई दार्शनिक समस्याएं वास्तव में हमारी भाषा की सीमाओं और गलत उपयोग से उत्पन्न होती हैं। और यदि हम ये समझ लें कि शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है, तो हम कई उलझनों को सुलझा सकते हैं। विटगेनस्टाइन कहते हैं कि शब्दों का अर्थ उनके उपयोग में छिपा होता है, और इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम उन्हें किस संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम जेएल ऑस्टिन के विचारों को देखते हैं, जो बताते हैं कि भाषा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि एक क्रिया भी है। और जब हम बोलते हैं तो हम कुछ करते भी हैं, जैसे वादा करना, आदेश देना या माफी मांगना। और इस प्रकार भाषा हमारे सामाजिक जीवन का एक सक्रिय हिस्सा बन जाती है। अब ये यात्रा हमें ज्ञान की प्रकृति के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि हम जो जानते हैं उसे हम कैसे जानते हैं, और क्या हमारी इंद्रियां हमें सही जानकारी देती हैं या नहीं। और यहाँ हम जॉर्ज बर्कली और डेविड ह्यूम के विचारों को फिर से समझते हैं, जो ये दिखाते हैं कि हमारी अनुभूति और अनुभव ही हमारे ज्ञान का आधार है, लेकिन उनमें भी सीमाएं हैं, और हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। इसके बाद हम विज्ञान और ज्ञान के विकास की ओर देखते हैं, जहां कार्ल पॉपर ये बताते हैं कि हमें अपने सिद्धांतों को हमेशा जांच के लिए खुला रखना चाहिए, और यदि वे गलत साबित होते हैं तो उन्हें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही वैज्ञानिक सोच का आधार है। इसके साथ ही थॉमस कून ये दिखाते हैं कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि समय समय पर बदलने वाला ढांचा है, जिसमें नए विचार पुराने विचारों की जगह लेते हैं। अब ये यात्रा हमें मन और चेतना के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है और क्या मशीनें भी सोच सकती हैं। और यहाँ एलन ट्यूरिंग का विचार सामने आता है, जो ये कहते हैं कि यदि कोई मशीन मानव की तरह व्यवहार कर सकती है तो उसे बुद्धिमान कहा जा सकता है। और ये विचार आज की तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चर्चा का आधार बनता है। इसके बाद हम नैतिकता के आधुनिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि आज के समय में हमें किन नए मुद्दों पर विचार करना पड़ रहा है, जैसे पर्यावरण की रक्षा, वैश्विक असमानता और तकनीक का उपयोग। और यहाँ दर्शन हमें ये सिखाता है कि हमें इन समस्याओं के बारे में सोचते समय केवल अपने लाभ को नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये चरण हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, भाषा और विज्ञान की समझ हमें अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ जीने में मदद करती है। और जब हम अपने विचारों और अपने शब्दों को समझते हैं तो हम अपने निर्णयों को भी अधिक समझदारी के साथ ले सकते हैं। और यही दर्शन का उद्देश्य है कि हमें सोचने और समझने की क्षमता देना, ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। अब ये यात्रा हमें मनुष्य की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और अर्थ की खोज के प्रश्न की ओर ले जाती है, और हम देखते हैं कि जीन पॉल सार्त्रे कैसे ये कहते हैं कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने चुनावों के माध्यम से अपना सार बनाता है। और इसका अर्थ ये है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन यही स्वतंत्रता हमें पूरी जिम्मेदारी भी देती है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं वही हमें परिभाषित करता है, और यही विचार हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है।
इसके साथ ही हम सिमोन डे बूवॉर के विचारों को देखते हैं, जो ये बताती हैं कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी होती है, और कई बार समाज के ढांचे के कारण कुछ लोगों की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है। इसलिए हमें ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जीने का अवसर मिले, और यही विचार हमें समानता और न्याय की ओर ले जाता है। अब ये यात्रा हमें शक्ति और समाज के ढांचे के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां मिशेल फूको ये बताते हैं कि समाज में शक्ति केवल सरकार या संस्थाओं में नहीं होती, बल्कि वो हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारे व्यवहार में भी मौजूद होती है, और ये शक्ति हमारे विचारों और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हम जिन नियमों और मान्यताओं को मानते हैं वे कैसे बने और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम हैना आरेंट के विचारों की ओर बढ़ते हैं, जो ये बताती हैं कि जब लोग बिना सोचे समझे आदेशों का पालन करते हैं तो बुराई सामान्य बन जाती है, और इसलिए हमें अपने निर्णयों के बारे में स्वयं सोचना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और ये हमें ये सिखाता है कि केवल आदेशों का पालन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे कार्य सही हैं या नहीं। अब ये यात्रा हमें पहचान और संस्कृति के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हमारी पहचान कैसे बनती है, और इसमें हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा समाज सभी भूमिका निभाते हैं। और ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी पहचान स्थिर नहीं बल्कि समय के साथ बदलती रहती है। इसके बाद हम पर्यावरण और भविष्य के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि हमारे आज के निर्णय आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करते हैं। और यहाँ दर्शन हमें ये सिखाता है कि हमें केवल वर्तमान के लाभ को नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम एक ऐसा संसार छोड़ सकें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा हो। अब ये यात्रा हमें तकनीक और मानव जीवन के संबंध की ओर ले जाती है, जहां हम ये सोचते हैं कि तकनीक हमारे जीवन को कैसे बदल रही है और हमें इसके साथ कैसे संतुलन बनाना चाहिए, ताकि हम इसका लाभ भी उठा सकें और इसके खतरों से भी बच सकें। और ये हमें ये सिखाता है कि तकनीक एक साधन है और उसका उपयोग कैसे किया जाए ये हमारे हाथ में है। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये चरण हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समाज और भविष्य के प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब हम इन पर विचार करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता और समझदारी के साथ जी सकते हैं। और यही दर्शन का उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना। अब ये यात्रा हमें उस बिंदु तक ले आती है जहां दर्शन केवल विचारों का इतिहास नहीं रह जाता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक सक्रिय मार्गदर्शक बन जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग दार्शनिक परंपराएं हमें ये सिखाती हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए और कैसे एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस संदर्भ में हम एरिस्टोटल के उस विचार को याद करते हैं कि अच्छा जीवन संतुलन और सद्गुणों के अभ्यास से बनता है, और ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि हमारे दैनिक निर्णय ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही हम इमैनुअल कांट के उस सिद्धांत को देखते हैं जो हमें यह सिखाता है कि हमें ऐसे नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन्हें हम सभी के लिए सही मान सके। और इससे हमें यह समझ में आता है कि नैतिकता केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक जिम्मेदारी है, जो हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये यात्रा हमें परिणामों के आधार पर नैतिकता को समझने की ओर ले जाती है, जहां जॉन स्टुअर्ट मिल ये बताते हैं कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिक से अधिक सुख उत्पन्न करें। और ये विचार हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे निर्णयों का प्रभाव केवल हम पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है, और हमें इस प्रभाव को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद हम कन्फ्यूशियस के विचारों की ओर देखते हैं, जो ये सिखाते हैं कि सामाजिक संबंधों में सम्मान, करुणा और जिम्मेदारी का बहुत महत्व है, और एक अच्छा समाज तभी बनता है जब लोग अपने कर्तव्यों को समझते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखते हैं। और ये विचार हमें ये सिखाता है कि व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक संतुलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये यात्रा हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के प्रश्न की ओर ले जाती है, जहां सिद्धार्थ गौतमा ये बताते हैं कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं, और जब हम अपने मन को समझते हैं और संतुलन में लाते हैं तो हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ये विचार हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की स्थिति में है। इसके बाद हम आधुनिक समय के विचारकों की ओर देखते हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि आज की जटिल दुनिया में हमें अपने निर्णयों को कैसे लेना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोज सकते हैं। और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि दर्शन केवल अतीत का विषय नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी मार्गदर्शक है।
अब ये यात्रा हमें इस निष्कर्ष तक ले जाती है कि दर्शन का उद्देश्य केवल प्रश्न पूछना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। और जब हम इन विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अधिक जागरूक, संतुलित और जिम्मेदार बनते हैं। और यही दर्शन की असली शक्ति है कि वो हमें सोचने और समझने की क्षमता देता है ताकि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकें। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये चरण हमें ये सिखाता है कि अलग अलग विचारधाराएं हमें अलग अलग दृष्टिकोण देती हैं, लेकिन अंत में उनका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने जीवन को समझें और उसे बेहतर बनाएं। और जब हम इन सभी दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से अपनाते हैं तो हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो ज्ञान, करुणा और जिम्मेदारी से भरा हो। और यही एक सच्चे और समृद्ध जीवन का मार्ग है। अब ये यात्रा हमें उस अंतिम समझ की ओर ले जाती है जहां हम दर्शन को केवल विचारों का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवित अभ्यास के रूप में देखते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के निर्णयों और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि दर्शन हमें केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि बेहतर ढंग से जीने के लिए प्रेरित करता है। इस संदर्भ में हम सोक्रेटिस के उस विचार को याद करते हैं कि एक अनपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। और इसका अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को समझने और जांचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने निर्णयों को अधिक जागरूकता और समझदारी के साथ ले सकें। इसके साथ ही हम एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक विचारकों के दर्शन को देखते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं और उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। और ये दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है और हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। अब ये यात्रा हमें आधुनिक समय की चुनौतियों की ओर ले जाती है जहां हम देखते हैं कि आज के समय में हमें कितने जटिल प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जैसे तकनीक का प्रभाव, पर्यावरण की समस्याएं और वैश्विक असमानता। और यहाँ दर्शन हमें ये सिखाता है कि हमें इन समस्याओं के बारे में गहराई से सोचना चाहिए और ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छे हों। इसके बाद हम पीटर सिंगर जैसे विचारकों के दृष्टिकोण को देखते हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी केवल हमारे आसपास के लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि हमें उन सभी लोगों और प्राणियों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे कार्यों से प्रभावित होते हैं। और ये विचार हमें अधिक करुणामय और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करता है। अब ये यात्रा हमें आत्मचिंतन और आत्मसुधार की ओर ले जाती है जहां हम ये समझते हैं कि एक अच्छा जीवन निरंतर सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है और हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम धीरे धीरे अपने सर्वोत्तम रूप की ओर बढ़ सकें। इसके बाद हम ये भी समझते हैं कि दर्शन हमें केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी प्रभावित करता है। और जब हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं और उसमें सुधार के लिए काम करते हैं तो हम एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। और यही दर्शन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब ये यात्रा हमें इस निष्कर्ष तक ले जाती है कि दर्शन का असली उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता, जिम्मेदारी और करुणा के साथ कैसे जी सकते हैं। और जब हम इन मूल्यों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये चरण हमें ये सिखाता है कि दर्शन एक सतत यात्रा है जो हमें अपने जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन देता है। और जब हम इस यात्रा को अपनाते हैं तो हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो ज्ञान, संतुलन और करुणा से भरा हो। और यही एक सच्चे और समृद्ध जीवन का मार्ग है। अब ये यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दर्शन की ये पूरी कहानी वास्तव में मनुष्य की स्वयं को समझने की यात्रा है। और हर युग में हर विचारक ने एक ही मूल प्रश्न पूछा है कि हम कौन हैं, हमें कैसे जीना चाहिए और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया ही दर्शन है और यही इस पूरी पुस्तक का सार है। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हमें ये दिखाती है कि हजारों वर्षों की ये यात्रा केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि आज के हमारे जीवन की दिशा भी है। इस अंतिम समझ में हम देखते हैं कि अलग अलग विचारकों के विचार भले ही अलग दिखते हों लेकिन उनमें एक गहरी एकता है और वो ये कि मनुष्य को अपने जीवन को समझदारी, नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए। और यही वो धागा है जो सोक्रेटिस से लेकर आधुनिक विचारकों तक सभी को जोड़ता है और हमें ये सिखाता है कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्रश्न पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए
क्योंकि प्रश्न ही हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें अपने विश्वासों और अपने निर्णयों की जांच करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अधिक जागरूक और स्वतंत्र बनते हैं और अपने निर्णयों को अधिक जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। इसके साथ ही हम ये भी समझते हैं कि दर्शन हमें केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। और जब हम अपने ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारते हैं तब हम अपने जीवन को वास्तव में बदल सकते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि ज्ञान और आचरण का मेल ही सच्चा विकास है। अब ये यात्रा हमें ये भी दिखाती है कि एक अच्छा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं बल्कि समाज के साथ हमारे संबंध से भी जुड़ा हुआ है। और जब हम अपने समाज के लिए काम करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान देते हैं। इस अंतिम समझ में हम ये भी देखते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतुलन और हमारे चरित्र में है। और जब हम अपने जीवन को संतुलन, नैतिकता और बुद्धिमत्ता के साथ जीते हैं तो हमें एक गहरा और स्थायी संतोष मिलता है जो किसी भी बाहरी सफलता से अधिक मूल्यवान होता है। ये पूरी यात्रा हमें ये सिखाती है कि दर्शन एक जीवित परंपरा है जो हर पीढ़ी को ये सिखाती है कि वो अपने जीवन को कैसे समझे और कैसे बेहतर बनाए। और जब हम इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं तो हम अपने जीवन को एक गहरी समझ और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी का ये अंतिम चरण हमें ये सिखाता है कि दर्शन का असली उद्देश्य हमें एक बेहतर इंसान बनाना है। और जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि ज्ञान, करुणा और जिम्मेदारी के साथ जीना ही एक सच्चे और समृद्ध जीवन का मार्ग है। और यही दर्शन की सबसे बड़ी देन है। अगर इस ऑडियो बुक यात्रा ने आपको सोचने का एक नया तरीका दिया है, अगर इन सभी महान दार्शनिकों की सीख ने आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये इस बात का संकेत है कि आप ज्ञान और जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली फिलॉसफी और सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नीज आगे भी सुनना, तो हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माय गैलेक्सी टूर पर हम केवल किताबें नहीं सुनाते, हम जीवन को समझने का एक नया नजरिया देते हैं। धन्यवाद माय गैलेक्सी टूर के साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।